हम बात कर रहे हैं आज एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क 2022 के बारे में। और यहाँ पर यूनिट नंबर 5 देखेंगे तो एक पार्ट बी है, और पार्ट बी में हम लोग बात करेंगे गुणात्मक शोध के बारे में। एक साधारण सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, गुणात्मक शोध में गुणात्मक शोध एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम एक अध्ययन विधि का प्रयोग करते हैं। और एक अध्ययन विधि का प्रयोग इसलिए करते हैं कि उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी ले सके। तो मेरा कहने का मतलब ये बना कि गुणात्मक शोध की जो नेचर बनेगी वो समग्रता पर बनेगी, क्योंकि मैंने कहा संपूर्ण जानकारी। तो गुणात्मक पद्धति के रूप में जब ये जाना जाता है गुणात्मक शोध, तो एक अध्ययन विधि है जिसका उद्देश्य है जांच के उद्देश्य से साक्षात्कार, वार्तालाप, रिकॉर्ड, यादें जैसे संसाधनों के माध्यम से जानकारी का मूल्यांकन करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक शोध मॉडल है ये गुणात्मक शोध। ये आप ध्यान रखेंगे सभी लोग कि ये प्राकृतिक संदर्भों में चीजों की प्रशंसा और व्याख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्याख्या पर आधारित है। ये वस्तुनिष्ठ पर आधारित है। सॉरी, ये आपका व्यक्तिनिष्ठ पर आधारित है। व्यक्तिनिष्ठ पर आधारित है। वस्तुनिष्ठ जो होता है वो मात्रात्मक शोध होता है। मात्रात्मक शोध क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ होता है। अच्छा, गुणात्मक शोध जो होता है इसमें अगर मैं बात करूं, जो तर्क होता है वो आगमनात्मक होता है। आगमनात्मक तर्क होता है इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसका उद्देश्य होता है कि अनवरत प्रक्रियाओं में प्रयुक्त विचारों का अन्वेषण और खोज करना। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि गुणात्मक शोध के बुनियादी जड़ सूत्र समाज कार्य में मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के उपागम में अंतर क्या है। फिर हम बात करेंगे गुणात्मक शोध अभिकल्प यानी डिजाइन में उसके स्टेप को लेकर। फिर गुणात्मक शोध की विधियां क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और फिर उसके बाद गुणात्मक आंकड़ा मैनेजमेंट को लेकर बात करेंगे। फिर लास्ट में मिश्रित विधियां हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए, तो गुणात्मक शोध यहाँ पे अगर हम बात करें, गुणात्मक शोध का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को प्रशासित करने वाले उपकरणों और गहराई से समझना होता है। गुणात्मक शोध केवल क्या, कहाँ, कब की छानबीन करता है, बल्कि क्यों और कैसे को भी खोजती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स मिल रहा है आपको। गुणात्मक शोध में क्या, कहाँ, कब और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये भी क्यों और कैसे जैसी एक्टिविटी पर भी जिक्र करता है ये। और इसलिए बड़े नमूने की बजाय अक्सर छोटे संकेंद्रित नमूने की ज़रूरत भी होती है। आपको बता दूं, न्यायादर्श जो यहाँ पे होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या होता है वो? उद्देश्यपूर्ण होता है। लेकिन आपकी अगर मैं बात करूँ मात्रात्मक शोध में तो वो निरुद्देश्य होता है। ठीक है, निरुद्देश्य होता है ये। कहाँ पे? देखिए, गुणात्मक में आपका उद्देश्यपूर्ण होता है। कहने का मतलब ये था सैंपलिंग की नमूना की बजाय अक्सर छोटे और संकेंद्रित नमूनों की ज़रूरत पड़ती है। और गुणात्मक शोध जो है निदर्शन से कार्य करता है। गुणात्मक शोध में आमतौर पे अभिकल्प का प्रयोग नहीं होता है। गुणात्मक शोध में अभिकल्प का यानी डिज़ाइन वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। डिज़ाइन का प्रयोग किस में नहीं होता है? गुणात्मक शोध में नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो कहता है गुणात्मक शोध बहुत लचीला होता है और कहता है कि चयन में अधिक स्वतंत्र रहता है। और इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण करता है। गुणात्मक शोध मात्रात्मक के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों और विश्लेषण पर बल देता है। देखिए, मैंने भी आपको बताया भी था ना कि व्यक्तिनिष्ठ पर बल देता है। तो व्यक्तिनिष्ठ पर कौन बल देता है? देखिए, यहाँ पे बता भी रहा है आपको कि गुणात्मक शोध। तो ये गुणात्मक शोध मात्रात्मक के स्थान पे ही है। और मात्रात्मक फिर किस पर है? मात्रात्मक किस पे है? वस्तुनिष्ठ पर है। शाबाश। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गुणात्मक शोध में शोध के निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष के स्थान पर दिया गया है, जिसका कारण एक विश्लेषण और सत्यापन करना होता है। गुणात्मक पक्ष को मापने के लिए मुख्य रीतियाँ और व्यवस्थित श्रृंखला संबंध प्रमाणन संकेतन के आधार पर वर्गीकृत भी होता है।
ठीक है। मानव व्यवहार के गणितीय सूत्र में नहीं बांधा जा सकता है। इसका विचार ये है कि प्राकृतिक विज्ञानों के विकास में इतना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला गणित सामाजिक अनुसंधान में आवश्यक भूमिका नहीं रहता है। सरल शब्दों में आप कह लीजिए कि गुणात्मक से तात्पर्य गैर संख्यात्मक डेटा संग्रहण एवं ग्राफ या डेटा स्रोत की विशेषताओं से। अगर आपसे कोई व्यक्ति कहे कि गुणात्मक शोध होता क्या है, तो आप कहना कि गुणात्मक शोध का मतलब है कि एक अध्ययन विधि जिसका उद्देश्य जांच करने को लेकर साक्षात्कार, वार्तालाप, रिकॉर्ड जैसे संसाधनों के माध्यम से प्राप्त जानकारी का मूल्यांकन करना और उसकी व्याख्या करना, ये होता है गुणात्मक शोध। अगर कोई बोलेगा तो आप ऐसे बता देना उसको। अगर मैं आपसे बात करूं मात्रात्मक शोध में, तो मात्रात्मक शोध आपका संख्या पर आधारित है, सांख्यिकीय सार है, इसके आधार पर अध्ययन की ओर उन्मुख होता है, यह आपका होता है मात्रात्मक शोध। अभी हम थोड़ा सा अंतर पर बात करेंगे तो वहाँ पर और स्पष्टीकरण हो जाएगा आप लोगों को। मात्रात्मक शोध में अगर हम बात करें तो अनुभवजन्य अवलोकन पर आधारित होता है। मात्रात्मक शोध किस पे आधारित होता है? अनुभवजन्य पर आधारित होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें अनुभव के साथ साथ जो है आप कह सकते हो निर्णयात्मक भी शोध हम यहाँ पे कह सकते हैं मात्रात्मक में। परंतु गुणात्मक शोध में अगर हम देखेंगे तो अन्वेषणात्मक एक शोध होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। अन्वेषणात्मक का कीवर्ड्स आपको बता रहा हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आगे बात करेंगे गुणात्मक शोध कई अलग शैक्षणिक विषयों में विनियोजित और पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञान साथ ही बाजार अनुसंधान एवं अन्य संदर्भों में जांच की एक विधि मानी जाती है। गुणात्मक शोधकर्ता का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों की गहराई से समझता है। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल कहाँ, कब, क्या की छानबीन करता है, बल्कि क्यों और कैसे की भी खोजबीन करता है। इसलिए बड़े नमूने की बजाय अक्सर छोटे पर संकेंद्रित नमूने की ज़रूरत होती है। गुणात्मक शोध में कुछ हम बात करें तो उसके कुछ हमें पहचानने का ट्रिक भी है। जैसे अगर मैं कहूँ जहाँ पर कहीं व्याख्यात्मक शब्द मिले तो आप सीधा सा लगाइए कि गुणात्मक शब्द है। व्याख्यात्मक किया जाता है, ये व्याख्या पर आधारित है। जब आपको कभी अध्ययन के स्थान पर अध्ययन किए जाने वाली घटना की प्रकृति की बात करेगा, तब भी आप कह लीजिए कि यह आपका गुणात्मक शोध है। आपको जब परिकल्पना नहीं करता हो बल्कि खुले प्रश्नों पर आधारित हो और पूछताछ के प्रकाश में या अध्ययन की गई घटनाओं के बारे में व्याख्या और निष्कर्ष बनाता हो, तब भी आप कह लीजिए निष्कर्ष और व्याख्या बनाता हो, तो आप क्या कह लीजिए कि ये आपका गुणात्मक शोध है। तो 3 बातें आपके सामने यहाँ पे निकल के आई है। एक बात और मैं बता सकता हूँ आपको कि यही कारण है कि इसमें जो है बहुविधि का प्रयोग होता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रक्षेपी विधियाँ वगैरह होती हैं, जिसमें आपको देखने को भी मिलती है MMI करके एक मिलता है और एक जो है TAT मिलता है, CAT मिलता है। ये सारी के सारे इसी का पार्ट है, हम देखते हैं इसी के पार्ट में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि बहुविधि और बहुवचन माना जाता है। चुनी हुई विधियां अध्ययन की जाने वाली घटनाओं के अनुसार विभिन्न डिज़ाइनों का ये जवाब देता है। तो जब किसी ऑप्शन में बातचीत, भागीदारी, पारंपरिक, मानवतावादी मॉडल की बात करें तो आप तुरंत कहना मानवतावादी की बात कर रहा है, तो आप गुणात्मक शोध को लगा के चले जाना। बात को केवल समझते चलिए, ये जिस ऑप्शन में मिलेंगे वही ऑप्शन आपका सही माने जाएंगे। प्रश्न आजकल विचारों पर आते हैं। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। कहता है कि विशिष्टता पर अध्ययन करें और उसमें भाग लेने वाले एजेंटों द्वारा जिम्मेदारी अंतिम अर्थ का परिभाषित करना। मैं आपको बता दूं एक बात, जब मैंने कहा कि गुणात्मक शोध जो है समग्रता पर बात करता है, बात सत्य है, तो आप यहाँ पर जब विशिष्टता का अध्ययन करने की बात कर रहे हैं तो आप इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि विशिष्टता का अर्थ तो गुणात्मक में होता है, मात्रात्मक में होता है। विशिष्टीकरण किस में होता है? मात्रात्मक में होता है। तो कहाँ से यहाँ गुणात्मक में आ गया? परंतु गुणात्मक में परिस्थितियों की बात करता है। गुणात्मक में परिस्थितियाँ की जब बात होगी तो परिस्थितियों के साथ साथ वहाँ पर विशिष्टीकरण आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर स्पेसिफिक कोई परिस्थिति वगैरह, घटना वगैरह नहीं रहेगा, तब आता है आपका विशेषीकरण, तब आप लगा दीजिएगा मात्रात्मक शोध।
लेकिन ध्यान रखिएगा, जब विशेष परिस्थिति आएगी तो विशिष्टता का अध्ययन करें और उनके भाग लेने वाले एजेंटों द्वारा जिम्मेदारी का अंतिम अर्थ को उसको परिभाषित करें, तो ऐसे में गुणात्मक शोध होता है। आप ध्यान रखिएगा, पूर्वाग्रह और मूल्य निर्णयों के साथ हस्तक्षेप किए जाने की जोखिम शामिल किया गया है। जब भी कभी आपको जांचकर्ता के साथ द्वारा किए गए पूर्वाग्रह या मूल्य निर्णयों के साथ हस्तक्षेप करने की बात होती है तो वो गुणात्मक शोध होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे खासकर। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे। अनुसंधान विधियों में मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है, एक तार्किक प्रत्यक्षवाद होता है, एक गोचर खोज होता है। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नृजात, नृवंश भी आप कह लीजिए, इंक्वायरी है ना, तो ये भी आपका गोचर खोज इसके अंतर्गत आती है, इंक्वायरी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं शैक्षिक शोधों में पहला जो रूप ज़्यादा प्रयुक्त होता है, परंतु विगत एक दशक में शैक्षिक परिस्थितियों में या उससे संबंधित समस्याओं या समाधान प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं के मुद्दों को स्पष्ट करना, उजागर करने के लिए गोचर या नृवंश विज्ञान का उपागम पर ज़्यादा बल देता है। जरा मुझे बताएं, क्या है नृवंश विज्ञान? अपने विचारों से थोड़ा सा मुझे बताएं, क्या आप इसको बताने वाले हैं? घटना क्रिया, आप जब किसी घटना का वेरी गुड, हाँ समझ गए। फिनोनोलॉजिकल, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये घटना क्रिया की बात करता है। और घटना विज्ञान या घटना क्रिया होती क्या है, कहता है कि चीज़ों की उपस्थिति या चीज़ें जैसे वे हमारे अनुभव में दिखाई देती है या जिस तरह से हम चीज़ों का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार के हमारे अनुभव में चीज़ों का अर्थ होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी व्यक्तिपरक या पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव के रूप में सचेत अनुभव का अध्ययन करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं घटना क्रिया। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए कॉपी में, फिनोमिनोलॉजी व्यक्तिपरक या पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से या पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव के रूप में, पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव के रूप में सचेत अनुभव का अध्ययन करती है घटना क्रिया। आप इसे ध्यान रखिएगा। जाति अलग होता है जी, नहीं, इसी को रिप्रेजेंट किया गया है। जो आप नृविज्ञान की बात कर रहे हैं, इसी को रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ सर, एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, आप लिखिए जरा, जो है फिनोमिनोलॉजी व्यक्तिपरक या पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव के रूप में सचेत अनुभव का अध्ययन करती है। और सचेत का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, सचेत करती है। तो इसी को हम लोग कभी कभी घटना विज्ञान के रूप में देख लेते हैं, तो कभी नृश विज्ञान के रूप में देख लेते हैं। कुल टोटली मिला जुला के ये चेतना संरचनाओं पर आधारित होता है। इसमें कई विद्वान आए थे। एक नाम था एडमंड हुसलरी। मैं लिख देता हूँ विद्वानों के नाम भी, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। एक नाम आता है इसी के अंतर्गत एडमंड हुसरली, और एक विद्वान का नाम आता है मार्टिन हाइडेगर, इसी में, ठीक है। और एक नाम आता है आपका जो है मैरिस और मारुलू पोंटी, ये तीन ऐसे विद्वान हैं। इन्होंने फिनोमिनोलॉजी का बारे में चर्चा किया है। इन तीन विद्वानों ने अच्छे से इसके बारे में इन्होंने अवधारणा को दिया है।
इन 3 विद्वानों, इनका कहना था, कहते थे कि घटना विज्ञान जो होता है, जो घटना क्रिया होती है, वो वस्तुनिष्ठ अनुसंधान की अवधारणा को अस्वीकार कर देती है। वो व्यक्ति पर बल देती है, ना कि वस्तुनिष्ठ पर बल देती है। ये बात कहते थे कौन? आप ध्यान रखिएगा, हुसरली महोदय। हालांकि हुसरली महोदय से ऐसा एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा हुसरली ने क्या कहा, परंतु ध्यान रखिएगा कि ये तीनों विद्वान जो हैं किससे संबंधित हैं, इनका नाम जरूरी याद रखना है कि ये रिलेट किससे करते हैं। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी से रिलेट करते हैं ये लोग। ठीक है जी मैडम, मैं एक नाम बताया तो एक नाम यहाँ पे है, एक जो है एक नाम है एडमंड हुसरली, एक नाम है मार्टिन हाइडेगर और एक नाम है आपका मॉरिस मार्लेव पॉइंटी। ये एक नाम है। ये 3 लोगों का नाम हमें देखने को मिलता भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसको भी हमें ध्यान भी रखना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये चीज़ें शायद आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सन 1920 में जो है 1920 में एडमंड हुसरली ने एक लेख लिखा था कि घटना एक दार्शनिक है। घटना एक दार्शनिक है, ऐसी बात कहने वाले कौन व्यक्ति थे? हुसरली महोदय थे। 1920 में इनकी एक किताब आई थी। ठीक है, ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग, और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ से लेंगे। ठीक है, चलिए, हालांकि इनके बहुत सारे किताबें वगैरह भी है ना, वो सारी किताबें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, फिर गुणात्मक शोध में विषय में जॉन डब्ल्यू वेस्ट और जेम्स वी कॉन का कहना था क्या है का वर्णन करने के लिए गुणात्मक विवरणात्मक अनुसंधान अमात्रात्मक विधियों का प्रयोग करता है। गुणात्मक विवरणात्मक शोध प्रत्यक्ष चरों के मध्य अमात्रात्मक संबंधों को जानने के लिए व्यवस्थित प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है। देखिए, यहाँ पे जॉन डब्ल्यू बेस्ट और जेम्स बी कॉम का कहना ये है कि जो अमात्रात्मक विधियाँ हैं, जो अमात्रात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर विवरणात्मक शोध का यूज किया जाता है। और विवरणात्मक जो होगा वो प्रत्यक्ष चरों के मध्य अमात्रात्मक संबंधों को खोजेगा। कहने का मतलब जो अमात्रात्मक मतलब समझ ही रहे होंगे, मात्रात्मक का मतलब होता है संख्या पद्धति पर, जो संख्या पर आधारित नहीं होगी। ठीक है, जो संख्या पर आधारित नहीं होगी वो अमात्रात्मक हो जाएगा। उसी को खोजने की कोशिश करता है ये गुणात्मक शोध, उसी को खोजने की कोशिश करता है। तो गुणात्मक शोध में आपका एक साक्षात्कार आता है, एक आपका समूह वार्तालाप आता है, आपका असंचरित पद्धति आती है, और सर्वेक्षण, प्रश्नावली, अवलोकन, संचरित पद्धति जो आती है वो मात्रात्मक में आती है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बस आगे बात करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान के लिए व्यवहार में कई पद प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे नृशास्त्र शोध। ठीक है, तो ये बेसिकली आप ध्यान रखिएगा। और एक होता है व्यष्टि, ध्यान रखिएगा। व्यष्टि किसको कहेंगे हम लोग? केस अध्ययन को बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं। व्यष्टि अध्ययन शोध। घटना क्रिया विज्ञान अभी अभी हमने पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा सा। संरचनावाद के बारे में, सहभागी प्रक्षेपण के बारे में, इन चीज़ों की बात अगर हम करते हैं, व्यवहार में जो कई पद प्रयुक्त किए गए हैं, ये 3-4 पद हैं जो गुणात्मक अनुसंधान में आते हैं। एक नृशास्त्र शोध आता है, एक व्यष्टि अध्ययन शोध आता है, एक घटना क्रिया विज्ञान परक शोध आता है, एक संरचनावाद आता है, एक सहभागी प्रक्षेपण आता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर कहता है कि नृशास्त्रीय शोध शब्द का प्रयोग होता है तब जब घटित घटनाओं के स्थान पर वर्तमान घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तब यानी जो घटना घटित हो चुकी है और फिर आप वर्तमान के बारे में, घटना के बारे में आप जानकारी वहाँ से लेना चाहते हैं या उसके बारे में कलेक्ट करते हैं, तो ऐसी क्रियाविधि को नृशास्त्रीय शोध कहा जाता है। इसमें शोधकर्ता का दृष्टिकोण खोज के गोचर, यानी कि आप अभी अभी हमने देखा है फिनोमिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये बेसिकली क्या बोलता है? कहता है कि अधिक वैयक्तिक
तथा मृदु होता है और वह व्यक्तियों के अभिवृत्ति, पसंद, व्यवहार और कारणों को अभिप्रेरणाओं के प्रति समझ पैदा करने के लिए व्यक्तिक लेख, असंचरित साक्षात्कार, सहभागी प्रक्षेपण विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं, इस प्रकार से कहा जाता है कि गुणात्मक अनुसंधान गहनता पूर्वक किया जाने वाला एक व्यवस्थित प्रक्रिया वाला अनुसंधान है, जिसे गुणात्मक प्रदत्त संकलन की विधियों में प्रयोग करके परिकल्पनात्मक निष्कर्षों को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में प्राप्त किया जाता है, जिसका संबंध वर्तमान गोचर से है, जिसको घटना क्रिया आप बोलते हैं। गोचर का मतलब घटना क्रिया होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पे परिणाम आपके सामने निकल के आ गया है कि प्रारंभिक समझ विकसित करना है। अंतिम कार्यवाही हेतु सुझाव कौन देगा? वो आपका मात्रात्मक देगा। और प्रारंभ की समझ कौन विकसित करेगा? वो आपका गुणात्मक करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। शब्द, चित्र और वस्तु के बारे में जब कोई विश्लेषण करेगा तो ये गुणात्मक करेगा, लेकिन जब संख्या सामग्री के बारे में बात करेगा तो आपका वो मात्रात्मक करेगा। संख्या सामग्री की बात करेगा। देखिए, जो गुणात्मक होता है वो निर्मित होता है, जैसे परिकल्पनाएं हम उसमें वहाँ पे निर्मित करते हैं, लेकिन जब परिकल्पनाएं की बात होती है तो मात्रात्मक में प्रमाणित होती है। कोई चीज़ हम प्रमाणित हमें करना पड़ता है ना। यहाँ पे प्रमाणित नहीं करना पड़ रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है? निर्माण करने की बात हो रही है। तो घटना क्रिया के बारे में बात हो रही है, तो जाहिर सी बात वहाँ पे निर्माण होने की बात चल रही है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। गुणात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अभी विशेषताओं से आपको थोड़ा सा और स्पष्ट होगा। गुणात्मक अनुसंधान में आगमनात्मक को आप ध्यान रखिए, एक पॉइंट आपके लिए यही बेटर है। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं तो शोधकर्ता में अहम भूमिका होती, मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं आप लोगों की, सोशल वर्कर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। कारण यही है कि यहाँ पर हम व्यक्तिनिष्ठता की बात करने लगते हैं, इसलिए अहम की बात कर दी गई। गुणात्मक अनुसंधान में केंद्र बिंदु क्या होता है? विशिष्ट परिदृश्य। मैंने शुरुआत में एक बात बोला था आप लोगों से, जब विशेषीकृत की बात आती है वहाँ पे परिस्थितियाँ नहीं होंगी तो वो बात बन जाएगी मात्रात्मक शोध की। लेकिन जब कभी भी गुणात्मक शोध में बात आती है समग्र की, तब बात बन जाती है किसी विशिष्ट परिस्थिति की। तो जब विशिष्ट परिस्थिति बनती है, जैसे समुदाय हो जाए, संस्था हो जाए, मानव समूह हो जाए, तो ये विशिष्ट परिस्थिति है, और ऐसे कंडीशन पे हम समग्र करते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? समग्र बोलते हैं। या मात्रात्मक प्राप्तांकों या मापन या सांख्यिकीय विश्लेषण के स्थान पर निहित कारणों, व्याख्याओं और निहित अर्थों पर बल देता है। या संचरित उपकरणों के स्थान पर वैयक्तिक अनुभवों पर ज़्यादा बल देता है। या कम घटनाओं या कम समूह या कम सदस्य संख्या पर आधारित होता है। इसमें जो इसकी आधार सामग्रियाँ, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, लिखित अभिलेख होते हैं। इसमें संगठनात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक अनुसंधान में जहां सार्वभौमिक सामान्यीकरण किया जाता है, वहीं गुणात्मक अनुसंधान में विशिष्ट संदर्भ के साथ केंद्रित होता है। गुणात्मक अनुसंधान ज्ञान में विशिष्ट, सही या सत्य के मार्ग पर विश्वास नहीं, बल्कि वह परिस्थिति जन्य ज्ञान पर बल देता है। इस पे बात करता है। ये 10 पॉइंट थी विशेषताओं के रूप में। बात करते हैं उद्देश्य को लेकर। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अभिवृत्ति, पूर्वाग्रह, पसंद, संगठनात्मक वातावरण आदि जैसे विस्तृत अर्थ वाले पदों के लिए एक गहन समझ विकसित करता है गुणात्मक। फिर यहाँ पे बात करते हैं ऐसे संदर्भों को समझना जिसमें कुछ व्यवहार अभिव्यक्त होते हैं या कुछ घटनाएं घटित होते हैं या एक प्रत्याशित घटना की पहचान करता है। किसी प्रक्रिया को समझना हो तो भी हम इसकी काम करते हैं। या निमित्ति का मतलब कैजुअल होता है, कैजुअल की व्याख्या भी विकसित इसी में होता है, गुणात्मक में ही होता है। विशिष्ट प्रकार के व्यवहार विशिष्ट घटना के बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारकों को जानने के लिए गहन अध्ययन होता है। किसी घटना या व्यवहार के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों के मध्य जो होता है वो अनंत संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये एक प्रकार का इसका क्या बनता है? उद्देश्य के रूप में हमें देखने को मिल जाता है ना। यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो उद्देश्य में सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था, जीन पियाजे द्वारा विकसित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। उसमें समझा गया था गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग कैसे किया जाता है। और आप लोगों को फ्रायड के बारे में भी पता है, जीन पियाजे की थ्योरी भी पता है, आपको बता दीजिए। किसी बच्चों को अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा बताकर फिर मैं आगे लेके चलूँ यहाँ पर इसमें किस तरीके से उन्होंने गुणात्मक शोधों में प्रयोग किया था। मालूम है सबको ना? फिर सुनिए। हाँ सर।
सुनिए, एक नैसर्गिक अध्ययन होता है, अर्थात पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के बिना, बिना किसी नियंत्रण और बाधा के, बिना किसी हस्तक्षेप के वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों में अनसुलझी प्रकृतिजन परिस्थितियों का अध्ययन करना। कहने का तात्पर्य यह था, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में हर एक अवस्था में बताई गई थी कि हर एक व्यक्ति का जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक इत्यादि जो मनोसामाजिक पक्ष है उसका विकास होता है, और उसमें कहीं ना कहीं द्वंद्व भी देखने को मिलता है। तो इनका कहना था कि पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर निष्कर्षों के बिना और बिना किसी नियंत्रण या बाधा के, बिना किसी हस्तक्षेप के वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों में अनसुलझी प्रकृतिजन परिस्थितियों में अध्ययन करने की बात जो होगी वो नैसर्गिक अध्ययन कहलाएगा। आगमनात्मक विश्लेषण करने का मतलब होता है कि सैद्धांतिक आधार पर परिकल्पनाओं के निर्माण एवं जांच के स्थान पर खोज के लिए प्राप्त विस्तृत और विशिष्ट पदार्थ के महत्वपूर्ण वर्गों और विभागों का अनंत संबंधों को समझना होता है, वो आगमनात्मक विश्लेषण होता है। समग्र की बात करता, अभी मैंने बात भी किया था आप लोगों को समग्र घटना के बारे में, जहाँ पर विवृत चरणों के रेखीय और कार्यकारण संबंधों के स्थान पर अध्ययन का विषय की बात होता है, वो समग्र परिपेक्ष होता है। गुणात्मक प्रदत्त की बात करेंगे तो मानव के व्यक्तिक लेख, अनुभव, प्रत्यक्ष आप अवलोकन कह लीजिए या भाषण कह लीजिए या व्याख्याओं आदि का विस्तृत और गहन अध्ययन की बात गुणात्मक प्रदत्त होता है। बट प्रदत्त का मतलब क्या था? डेटा। बात करते हैं व्यक्तिगत संपर्क और अंतर्दृष्टि को लेकर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो शोधार्थी यानी सेवार्थी और व्यक्तियों या घटनाओं के प्रत्यक्ष संपर्क में रहकर व्यक्तिक अनुभव और अंतर्दृष्टि के आधार पर व्यक्तियों के व्यवहारों और घटना के प्रति समझ विकसित होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। देखिए, एक होता है क्षेत्र अध्ययन, एक होता है व्यक्तिक अध्ययन। कोई मुझे बताना चाहेगा क्षेत्र अध्ययन क्या है और व्यक्तिक अध्ययन क्या है? तो आपको मैं बताऊं आगे। कोई भी व्यक्ति जरा मुझे बताएं। फील्ड का स्टडी होगा तो वो क्षेत्रीय अध्ययन हो जाएगा, केस स्टडी करेंगे तो व्यक्ति का हो जाएगा। और भी कोई लोग? ऐसे होम विजिट होता है ना, वो क्षेत्र जा जाके हम डेटा लेंगे। और जैसे केस स्टडी होता है, जो बच्चे होते हैं जैसे कि सीसीएल वाले बच्चे जे एक्ट में जो आते हैं, उन पे अगर हम अनाथ बच्चों पे, स्ट्रीट लाइट वाले बच्चों पे अगर अध्ययन करते हैं तो उस केस स्टडी के अंतर्गत आएगा। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ। व्यक्ति अध्ययन, पहले बात को समझिए। व्यक्ति अध्ययन क्या होता है? व्यक्ति अध्ययन का मतलब होता है सूक्ष्म अंतर्दृष्टि। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि व्यक्ति का मतलब, व्यक्ति अध्ययन का मतलब। तो व्यक्ति अध्ययन करके इकाई का गहन या विस्तृत अध्ययन करने की सहायता प्राप्त मिलती है हमें। हम केस स्टडी या केस अध्ययन तब करते हैं जब किसी सामाजिक इकाई का अध्ययन करते हैं। यह इकाई कोई व्यक्ति, उसके जीवन से संबंधित कोई घटना, परिवार, जाति, अन्य कोई समूह, संपूर्ण समुदाय, राष्ट्र, कोई ऐतिहासिक घटना या औद्योगिक संगठन व कोई सरकारी विभाग हो सकता है आप लोगों का व्यक्ति अध्ययन में। व्यक्ति अध्ययन सामाजिक इकाई का संपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में सभी दृष्टिकोणों का अध्ययन करता है। ये व्यक्ति अध्ययन बताता है। व्यक्ति अध्ययन केवल व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि समुदाय और समूह के रूप में भी हो सकता है। इस बात से सहमत हैं क्या आप लोग? क्या व्यक्ति अध्ययन समूह को कह सकते हो? क्या समुदाय को बोल सकते हो? बताइए। हाँ सर, बिल्कुल क्योंकि सही। समूह में और समुदाय में भी व्यक्तियों का अध्ययन व्यक्तिगत बिल्कुल 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 सही बात है। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होता है कि भाई कि व्यक्ति अध्ययन जब कहते हैं तो व्यक्ति का मतलब सोचते हैं इंडिविजुअल होता है, तो समूह तो ग्रुप में आ जाता है, तो फिर होगा कहाँ से। लेकिन आप अगर बता रहे हैं सही तो बहुत अच्छी बात है। और आपको जानकारी होनी भी चाहिए कि जो लोग व्यक्तिक अध्ययन को किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी जब प्राप्त करते हैं तो वो हमारे सामने चाहे समूह हो चाहे समुदाय हो, वो हमारा व्यक्तिक अध्ययन बन ही जाएगा। सर ये और बता दीजिए कि क्या व्यक्तिक अध्ययन समूह द्वारा संभव है? व्यक्तिक अध्ययन समूह द्वारा संभव है? बिल्कुल। देखिए नहीं, बिल्कुल संभव है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति का अध्ययन समूह द्वारा संभव है। जैसे आप ICGC करते थे
आप समझ गए होंगे, आईसी का मतलब होता है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, जीसी का मतलब होता है ग्रुप कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या काम करते थे हम लोग? आपस में जब जीसी करते थे तो किसी एक व्यक्ति की समस्या हुआ करती थी, और उस व्यक्ति की समस्या, जैसे अगर मैंने कह दिया कि वह व्यक्ति सही तरीके से चल नहीं, अच्छा व्यक्ति का ही ना लेकर अगर मैं समाज का ही ले लेता हूँ कि किसी समुदाय में या समूह में काम कर रहे थे, वहाँ पे समस्या आ रही थी। उत्तम नगर में आपको समस्या है कि भाई वहाँ पर केले की वजह, जो रेहड़ी वगैरह लगती है, उस रेहड़ी की वजह से आवागमन में समस्या है, तो आप उसको जीसी पर क्या करते थे, उस पर डिस्कशन करते थे। भाई कोई लोग कहते थे कि एक बार रैली निकाल दीजिए आप उस पर कि भाई हटा ले यहाँ से, यहाँ लगाने का समय नहीं होता क्योंकि आवागमन में दिक्कतें होती है, जाम लग जाता है, रेड लाइट लग जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें आप जीसी में ही करते, तो बिल्कुल संभव है मैम, यहाँ सोचने की बात ही नहीं, ये संभव ही है। जीसी के माध्यम से किसी ब्रॉड एक कोई व्यक्ति की समस्या है तो हम जीसी के माध्यम से ही निकालते थे ग्रुप सम्मेलन में। तो ये प्रैक्टिकल हमें कराया गया है इसके बारे में, तो ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है इस चीज़ को। अब यही किया कैसे जाता है, इसमें कई विधियाँ होती हैं, आपने पता है आपको विधि? जैसे आपको अगर मैं बोलूँ, अभी आपने पढ़ा व्यक्तिक अध्ययन के बारे में, तो व्यक्तिक अध्ययन तो ऑलरेडी एक विधि तो ऑलरेडी है आपका, जहाँ पे आपने इसका यूज किया, और इसके साथ व्यक्तिक अध्ययन में और भी विधियाँ संकलित की गई हैं, जैसे साक्षात्कार। क्या साक्षात्कार व्यक्तिक अध्ययन में शामिल है या नहीं? शामिल है। क्या आपका व्यक्तिक अध्ययन में अनुसूची शामिल है, जहाँ पर आप समस्या के विभिन्न पहलुओं का निर्धारण तथ्यों की जानकारी से पहले से है, और यह एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करने के दौरान आपने इसका प्रयोग किया है, तो क्या ये व्यक्तिक अध्ययन के दौरान आप संकलित विधियों में शामिल कर सकते हैं अनुसूची को? बिल्कुल शामिल कर सकते हैं आप। कारण यही है कि बिना प्रश्न बनाए कैसे आप, भाई तभी जाहिर से अनुसूची का मतलब मैं कहता हूँ एक ही वर्ड याद रखो कि जो निरक्षर व्यक्ति है उसका कैसे आप लेंगे डेटा अनुसूची के माध्यम से। बस यही एक कीवर्ड्स आपको अनुसूची को स्पष्टीकरण देगा प्रश्नों पर। आपको अगर मैं बात करूं तो इसमें एक आपने नाम सुना होगा जीवन इतिहास। जीवन इतिहास नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। ये क्या होता है, किसी को मालूम है? जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री, ये एक विधि के रूप में आती है। और आपको बता दूं, जब कभी आप सर ये केस स्टडी में आ जाएगा ना ये? हाँ आएगा आएगा आएगा। किसी व्यक्ति की पूरी है ना। हाँ आवाज़ आपकी आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है। चलिए, मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? ओके। अगर मैं आपसे बात करूं जीवन इतिहास के बारे में, तो आपको भी बता दूं कि जीवन इतिहास हमें व्यक्ति और समूह के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने में सहायता देता है। जीवन इतिहास स्वयं व्यक्ति के द्वारा अपने बारे में अथवा अपने समूह के बारे में लिखे जाते हैं। इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि, अन्य घटनाएं, परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मनोरंजनात्मक क्षेत्र, सेवार्थी के मैंने बोल दिया प्रीनेटल, यानी प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म से पहले। नियोनेटल की बात अगर हम करते हैं, इसका मतलब होता है जन्म के समय। पोस्टनेटल, इसके मतलब क्या होता है? जन्म के बाद। ये 3 स्टेप भी आप इसमें शामिल कर लेंगे ये जीवन के इतिहास के साथ साथ। और आप यहाँ तक कि आप परिवार की हिस्ट्री, परिवार के साथ साथ आप पड़ोस के बारे में जानकारी, आप पड़ोस के जो व्यक्ति हैं उनके साथ व्यवहार कैसा है उसकी जानकारी इत्यादि के बारे में जीवन इतिहास के अंतर्गत शामिल है। ये बेसिकली सेकेंडरी सूचनाएं संकलन करने की विधियाँ मानी गई है। जीवन इतिहास को सेकेंडरी विधि में मानी गई है, सहायक विधि में, है ना। तो ये आप थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। इसी के अंतर्गत अब अगर हम बात करें तो कुछ और भी देखिए, पहले मैं इसको थोड़ा सा बात करता हूँ, फिर अभी मैं बात करूँगा और इसके आगे। फिर कहता है अभिकल्पनात्मक नम्यता। नम्यता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी को बात करता है, यानी अभी मान लीजिए कोई घटना घटित हो रही है या किसी क्रिया पे आप काम कर रहे हैं और फिर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, तो जाहिर सी बात है अभिकल्पना ऐसी होनी चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए कि आप तुरंत बदल दो अपनी रणनीति, है ना, तरीके तुरंत बदल दो।
तदानुभूति, देखो ये होना भी है चाहिए, ऐसी बात नहीं है, होता भी है। विषय वस्तु की आवश्यकता के अनुसार शोधार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्दृष्टि के प्रयोग के अध्ययन में करता है, परंतु वह व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या पूर्व निर्धारित धारणाओं में उससे अलग रहने के लिए घटना को वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना पड़ता है। तो वस्तुनिष्ठता तो होता ही है, और वस्तुनिष्ठता बेसिकली तदानुभूति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। संदर्भगत सूक्ष्म ग्राह्यता की अगर हम बात करते हैं, अर्थात सेवार्थी या शोधार्थी स्थान एवं समय की दृष्टि से घटना और परिस्थितियों के सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील होता है। विशिष्ट व्यक्ति जो है व्यक्ति अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन बोलते हैं इसको, तो यूनिक केस ओरिएंटेशन, अर्थात शोधार्थी या सेवार्थी व्यक्तिगत अध्ययन से शोध की तुलना पर प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट और अद्वितीय मान्यता होती है। यह रीज़न है कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत भी इसी पर आधारित बन गया था। गतिशीलता व्यवस्थाएं होती हैं, डायनेमिक सिस्टम भी होता है, ये चीज़ें इसमें शामिल की गई है। तो ये था आप लोगों की कुछ बातें। अब आपको मैं कुछ कीवर्ड्स लिखवा देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और वो चीज़ें ऐसा ना कहें कि हमें वो चीज़ें पता नहीं है ना। प्रक्षेपी विधियाँ आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, ये बेसिकली व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपी विधियाँ हैं, व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण विधियाँ हैं। और आपने नाम सुना होगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने 1849 में सबसे पहले प्रक्षेपण विधि दिया था। अब देख लीजिए फ्रायड के द्वारा। अब ये पॉइंट आपके सामने मिला और ये पॉइंट है आपका 1849 में, नोट कर लीजिए। 1949 में इन्होंने क्या दिया था? प्रक्षेपण दिया था। क्या दिया था इन्होंने? प्रक्षेपण दिया था। ये कितनी अच्छी बात है कि नहीं। अब आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि साथ ही साथ यहाँ पर कई नाम आए। मैकडोनाल्ड का नाम भी आया था प्रक्षेपण विधियों में, फ्रीमैन का भी नाम आया था प्रक्षेपण विधियों में, है ना। प्रक्षेपण का मतलब ही था कि भाई आप अभी आपको मैं बताऊं कि एक बार एग्ज़ाम में पूछा था और वहाँ पे ऑप्शन मुझे प्रश्न याद नहीं आ रहा है। ऑप्शन में अचेतन, चेतन और अर्धचेतन करके था, तो उसमें से एलिमेंट कर दिया गया था अचेतन को, सॉरी उसमें से अचेतन को टिक कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए प्रक्षेपण विधियों में, और शायद वैसे प्रश्न अगर आपको आए तो कभी कंफ्यूज ना हो। पहले मेरी प्रक्षेपण विधि के बारे में आप जान लीजिए। प्रक्षेपण है क्या? प्रक्षेपण विधियाँ का मतलब होता है अचेतन मन में दबे संवेग, भावना आदि को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना होता है, वो प्रक्षेपण विधियाँ है। व्यक्ति के अचेतन मन में अनेक भावनाएं होती हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप, चाहे कोई और। अनेक भावनाएं होती हैं, अनेक इच्छाएं होती हैं, अनेक संवेदनाएं, द्वंद्व होती हैं, और ये सब दबे हुए हैं जो उनको संतुलित या संतुलन को प्रभावित करते हैं, जिनको बाहर निकालना आवश्यक होता है। वह बेसिकली प्रक्षेपण विधियों का ही प्रयोग होता है। तो प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से छिपे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और उन्हें बाहर निकाला जाता है। जैसा व्यक्ति के मन में होता है वह बाह्य वस्तु को भी वैसे ही देखने लगता है। ये होता है प्रक्षेपण विधियां, और ये सिगमंड फ्रायड का था 1849 में। रक्षा युक्तियां भी कहीं कहीं कहा जाता है। यही नहीं, आपने एक और विधि समझा होगा, सुना भी होगा, स्याही धब्बा परीक्षण। कौन बताएगा? हाँ देखिए, क्या ये सभी को मालूम था? रितिका मैम, रितिका मालूम है? नहीं मालूम तो सर मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आप इसको नोट्स बनाते रहिएगा प्लीज़ सभी लोग। स्याही धब्बा परीक्षण एक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ये विधि है, ये प्रतिपादन एक स्विट्ज़रलैंड के विद्वान थे। अभी इन्होंने कहा हरमन रोसा, सर ने बोला है किसी सर ने कि हरमन रोसा। बहुत बढ़िया जवाब दिया सर आपने, हरमन रोसा इज़ द राइट आंसर, और सन 1921 में किया था। 3 बातें याद रखना। और आपको ये बात बता दूँ, और इसकी एक खासियत है, इसमें जब सोशल वर्कर यूज करता है तो 10 कार्ड यूज करता है। सोशल वर्कर कितने कार्ड रखता है? 10 कार्ड। और जब सोशल वर्कर 10 कार्ड इसमें यूज करने लगता है तो इसमें 5 काले और परीक्षण में गत्ते पर स्याही के 10 धब्बे वाले जो है
कार्ड होंगे जिसमें 2 कार्ड पर लाल होगा और काले होंगे और 3 कार्ड पर विभिन्न रंग की आकृतियां होंगी। कहने का मतलब टोटली आप मत कर दीजिएगा 5 काले परीक्षण वाला, आप ये करिएगा कि 2 कार्ड लाल, 3 कार्ड काले और जितने कलर बचे 5 बचे और 5 में विभिन्न कलर का हो जाएगा। और इन कार्डों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अब आप सोचेंगे सर ये कार्ड से कैसे आप जान जाते हैं, तो सुनिए थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लीजिए कि हम इसके बारे में कार्डों से कैसे लेते हैं। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना है, मान लीजिए जिस व्यक्ति के पर्सनालिटी का व्यक्तित्व का मापन करना है, उसे परीक्षण करता या सोशल वर्कर एक कार्ड देता है और व्यक्ति उसे देखकर कोई विवरण कहानी प्रस्तुत कर देता है और इस परीक्षण के माध्यम से उसकी बुद्धि, सामाजिकता, समायोजन, संवेगिक और कल्पनाशीलता, अहम शक्ति आदि के पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि मैंने कहा एक कार्ड दिया ब्लैक कलर का या रेड कलर का, तो उस पर एक स्टोरी बना दीजिए। अब रेड कलर की स्टोरी कैसे बनाओगे? स्टोरी आप सिंपल सी बात करो। अगर मैं छोटे बच्चे की बात करता हूँ तो लाल कलर का क्या क्या चीज़ें होती है? टमाटर होता है, सेब होता है। अब टमाटर लाल पर आपने क्या कर दिया कि भाई मीठा होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। मीठा भी होता है टमाटर, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग, टमाटर मीठा भी होता है ना, है कि नहीं? कहीं खट्टा कहें, हाँ मीठा भी होता है। तो इसलिए आप उसको अभिप्रेरित करते हुए आप उसको बताना शुरू करेंगे तो बच्चे के अंदर यहाँ पे क्या करता है, वो भी क्या ऐसा कर पा रहा है, क्या इसी टाइप के कुछ और उसने एक्सपेरिमेंट कर पा रहा है तो थोड़ा सा हार्ड ही है। लेकिन सोशल वर्कर जब इसको यूज करने लगता है कार्ड वगैरह स्टोरी वगैरह बनाकर कि भाई बताओ ये कैसी चीज़ें हैं, कितना जानकारी इसके बारे में है, तो वहाँ पर उसको संवेगिक स्थिति मिलती है, कल्पनाशीलता भी देखने को मिल जाता है उसको। तो यहीं से वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है अचेतन। क्या चीज़ें दबी थी। आप कभी कभी नहीं कहते यार आपको तो बहुत कुछ आता है, यहाँ तक की बात छोड़िए, रामायण आपने देखा होगा, हनुमान जी को इतनी शक्ति थी कि वो समंदर भी पार कर जाते थे, लेकिन वो अचेतन मन में था सारी चीज़ें। तो जामवंत जी ने जगा दिया उनका, है कि नहीं? आपने देखा होगा रामायण में कि आप इतने बलवान हो कि आप समंदर भी पार कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या परखा, आप ये कह सकते हो, हालांकि उन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण यूज नहीं किया, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि इस तरीके से वही चीज़ें एक्टिविटी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके से आप दोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें याद आने लगती है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये आपका हुआ क्लियर। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, टीएटी का नाम सुना होगा आप लोग, किसने लोग जानते हो टीएटी? देखिए ये सारे परीक्षण है भाई, आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनाए गए हैं, मैं इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। शायद पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ इसके बारे में? पढ़ाया है, पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, तो फिर बताना चाहिए ना आप लोगों को। हरमन रोसा वाला आपने पढ़ाया था। ठीक है। तो टीएटी भी मैंने साथ पढ़ाया होगा। थेमेटिक जो है परसेप्शन टेस्ट होता है, मुर्रे एंड मॉर्गन के अकॉर्डिंग 1935 में दिया गया था। इसमें 30 चित्र थे, है ना, 30 चित्र थे, 10 चित्र पुरुष के थे, 10 चित्र स्त्री के थे। 10 चित्र जो बने हुए थे कार्ड पर वो बेसिकली स्त्री पुरुष के दोनों मिक्स थे, इस पे बने थे। और एक था सीएटी। अब मैं थोड़ा तेज बता देता हूँ, फास्ट आपको जब पढ़ा रखा है तो ये बेसिकली बालकों पर यूज होता है टीएटी, और ये जो होता है बालकों का अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं। तो चिल्ड्रन अ परसेप्शन टेस्ट होता है ये, और ये लियोपोल्ड बैलक के द्वारा दिया गया था। लियोपोल्ड बैलक के द्वारा दिया गया था। एक उमा चौधरी थे, कलकत्ता की, भारतीय विद्वान, इन्होंने संशोधन कर दिया, कहा कि भाई 3 से 11 साल के जो बालक रहेंगे उनका व्यक्तियों का मूल्यांकन होगा ये सीएटी में, इन्होंने ऐसे बोल दिया। और इसमें कितने कार्ड थे? 10। और इसमें 10 कार्ड थे, वो भी जानवर के थे। किसके थे बने? जानवरों के चित्र। आपने नाम सुना है जो है रोजेनविन पीएफ परीक्षण? कितने लोग जानते हो इसके बारे में कि पहले बार सुन रहे हैं? सर मैं तो पहली बार ही सुनी सर, ये पेट और ये पिक्चर वाला भी मुझे नहीं पता कब पढ़ाया। अच्छा, रोजेनविन एक पीएफ परीक्षण था। और ये परीक्षण जो था ना, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक
थे, उनका नाम ही था रोजेन विन करके, उन्होंने दे दिया। इन्होंने अपने दबाव या भगनासा का सिद्धांत का आधारित पे था। भगनासा नाम सुना? भगनासा अपनी यूजीसी के एग्जाम में ना कई बार भगनासा ऐसे वर्ड देखते हैं। भगनासा, मतिभ्रम, भगनासा, शुद्धिमतीकरण, ये सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। अनुमोदन। तो भगनासा का सिद्धांत का मतलब बना दबाव का। इसका अर्थ था कि अर्ध प्रक्षेपण परीक्षण था ये, और इन्होंने 3 रूपों में किया था। पहला था 4 से लेकर 13 वर्ष के बालकों के लिए, दूसरा इनका था किशोरों के लिए, तीसरा था वयस्क के लिए। 3 परीक्षण था इनका, ये अमेरिका के विद्वान ने किया था। ठीक है, जो है रोजेन विन पीएफ परीक्षण था ये। प्रत्येक चित्र में एक व्यक्ति की कुंठा उत्पन्न करने वाला वाक्य कहता है, और उत्तर देने वाला एक वाक्य में उसकी प्रतिक्रिया लिख लेता है। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड रखना, जरा थोड़ा सा गौर कर देता हूँ। तो ये कुछ थी विधियाँ जो अभी आपने देखा है, इन विधियों का आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं अब जो है गुणात्मक अनुसंधान का महत्व को लेकर। तो गुणात्मक अनुसंधान का शोध में महत्वपूर्ण स्थान है कि भले ही शैक्षिक और अनुसंधान में गुणात्मक अनुसंधान अब तक के उपेक्षित रहा हो, लेकिन पिछले दशक में विद्वानों ने शोध की इस विधा पर जोर देना प्रारंभ कर दिया कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग तो बहुत पहले से ही हो रहा था। गुणात्मक अनुसंधान विशेषताएं एवं उद्देश्य इसके जो है महत्व को आंका जा सकता था। तो इस तरीके की बात इन्होंने 3 विधियों के रूप में प्रयोग किया था। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गुणात्मक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण स्थान है शैक्षिक अनुसंधान, जिसमें गुणात्मक अनुसंधान अब तक उपेक्षित रहा हो, लेकिन पिछले दशक में विद्वानों ने शोध की विधा पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें वही रिपीट हुई हैं। और ग्राहक और समझने योग्य सिद्धांतों की स्थापना करने में मूल्यांकित किए जा रहे उत्पाद किसी कार्यक्रम उपयोगिता को सामान्य रूप से आंकलित करने के स्थान पर वर्तमान के अभ्यास के प्रयासों को सुधारने की ओर अग्रसर रहना या संरचनात्मक मूल्यांकन की ओर संचालन रहना। ठीक है, शोधार्थी के साथ सहयोगात्मक शोधों में संलग्न रहना, है ना, ये बात की गई। यहाँ पे देख सकते हैं व्यावहारिक उपयोग किया जाता है गुणात्मक। सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में सिद्धांतों पर ये प्रयोग में ज़्यादा शोधार्थियों के क्षेत्र में गहनता से बढ़ाता है। सांख्यिकी जटिलताओं के स्थान पर शोधार्थियों के अनुभव पर अनंत दृष्टि का विकास करता है। किसी घटना के वास्तविक चित्रण की बात करता है। विवृत्ति मतलब एटीट्यूड, पसंद व्यवहारों को विस्तृत जानकारी देता है। परिकल्पना का निर्माण करता है। शोधार्थी के आत्मविश्वास का विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। शोध में यांत्रिकता को न्यून करने की दृष्टि से, विभिन्न समस्याओं के समाधान पर कार्यक्रम बनाने में सफल की दृष्टि से, किसी कार्यक्रम में संरचनात्मक मूल्यांकन की दृष्टि से, परस्पर संबंध उद्देश्यों में संलग्नता की दृष्टि से, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, गुणात्मक शोध के प्रकार की बात करते हैं। घटना क्रिया संबंध में मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र भी किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडमंड हर्सलो, मैंने अभी आपको बताया था ना, इसका नाम 3 विद्वान थे जो कि सबसे पहले इसी का नाम बताया था। ये काफ़ी फेमस पर्सन है ना। हाँ जी। फिर उसके बाद मार्टिन हेडेगर का नाम भी आता है, जिसमें योगदान दिया। दार्शनिक परंपरा में घटना विज्ञान जो है क्रिया विज्ञान मानवीय अनुभव के शोध में मुख्य आधार मानता है, और इस विधि में शोधार्थी अपने जीवन संसार के अनुभवों में परिलक्षित भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली होता है। एक टाइप है ह्यूरिस्टिक में अध्ययन की बात करते हैं। ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से ह्यूरिस्टिक शब्दों से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू डिस्कवर, मतलब मैं खोजता हूँ, आंतरिक और गहराई की खोज करने की बातें करता है। ठीक है, तो इसमें ह्यूरिस्टिक अध्ययन की कुल टोटल 6 कलाएँ होती हैं, 6 फेजेज होते हैं। जैसे प्रारंभिक संलग्नता होता है एक, दूसरा होता है प्रकरण एवं प्रश्न में डूबना। ठीक है, और तीसरा आपका होता है अनुभवों का एकत्रीकरण, चौथा आपका होता है उद्धृतीकरण करना, और पांचवा आपका होता है अर्थापन करना, और छठा आपका होता है सृजनात्मक संश्लेषण के रूप में शोध के चरम पर पहुंचना, मतलब एक प्रकार से कंक्लूजन पे आना। इस सारी चीज़ों की बात कर लेता है। शास्त्रीय अध्ययन में नृशास्त्रीय विज्ञान के बारे में जिक्र होता है। ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी अध्ययन किया जाता है। प्रारंभिक अन्वेषण, भौगोलिक जो है अवस्थाओं का अध्ययन होता है, प्रक्षेपण का योजना बनाया जाता है, सामाजिक व्यवस्थाओं को, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इतना खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, व्यष्टि अध्ययन क्या होता है ये आपको पता हो चुका है। दार्शनिक अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन की बात करते हैं अगर हम शैक्षिक शोधों में दार्शनिक अध्ययन, बोल देना निधि। अगर हम बात करते हैं कि जो है शैक्षिक शोधों में जो है दार्शनिक अध्ययनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार के अध्ययन में मानव जीवन और उसके संसार के आधारभूत मान्यताओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में दर्शन और शैक्षिक नीतियों का प्रक्रियाओं का निर्धारण भी प्रस्तावित होता है।
ये है दार्शनिक अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी दार्शनिक अध्ययन उतना नहीं पूछा गया है कभी अभी तक। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में अपना दर्शन होता है, ये चीज़ें नीचे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं आप, अंतर से क्लियर हो जाएगा। गुणात्मक अनुसंधान जांच का एक तरीका होता है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए आप। तो यहाँ पर अगर हम अंतर की बात करें ना, देखिए गुणात्मक अनुसंधान क्या है, मानव और सामाजिक विज्ञान की समझ को विकसित करता है, जिसमें लोगों के सोचने और महसूस करने के तरीकों का पता चलता है। एक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य अनुसंधान विधि संख्यात्मक डेटा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में की जाती है। सांख्यिकी, तार्किक और गणितीय तकनीकी में नियोजित करके क्लाइंट को अनुसंधान कहा जाता है, या मतलब करके क्लाइंट अनुसंधान कहा जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हो। गुणात्मक अनुसंधान में प्रकृति में समग्र है, जबकि मात्रात्मक में विशिष्ट है। मतलब लेकिन अगर परिस्थिति रहेगी तो भी यहाँ पर जो है, अब अगर परिस्थिति रहेगी तो भी गुणात्मक विशिष्ट बनेगा। ठीक है, विशेषीकरण को लेकर आएगा, लेकिन विशिष्ट परिस्थिति रहेगी तब। गुणात्मक अनुसंधान में व्यक्तिपरक होता है और शोधकर्ता अंतरंग, क्योंकि शोधकर्ता अंतरंग रूप से शामिल होता है, जबकि मात्रात्मक शोध में दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि शोधकर्ता यहाँ पे अप्रकाशित होता है, जांच का जवाब देने के लिए विषय पर टिप्पणी और विश्लेषण को सटीक करने का प्रयास करता है। ये चीज़ ध्यान रखें। गुणात्मक सोच जो होता है वो खोजपूर्ण होता है, मात्रात्मक सोच उसके विपरीत होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, निर्णायक। क्या बोला जाता है इसको, निर्णायक। इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, बताइए। हाँ, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं गुणात्मक में डेटा को संश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आने वाला जो तर्क होगा वो आगमनात्मक होगा, जबकि मात्रात्मक में तर्क पे कसौटित होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निगमनात्मक बोलते हैं। हाँ हाँ, शाबाश। गुणात्मक अनुसंधान में उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण पर आधारित होता है। यहाँ लक्ष्य की अवधारणा गहन समझ प्राप्त करने के लिए एक छोटे से नमूने के आकार पर चयन करता है। दूसरी ओर मात्रात्मक है, जो कि रैंडम नमूने पर निर्भर करता है। एक बड़ी प्रतिनिधि जो है नमूना या सैंपल को पूरी आज़ादी से परिणामों से अलग करने के लिए चुना जाता है। बस यहाँ पर क्या याद रखें आप, सैंपल का आकार। तो एक छोटे से नमूने का आकार का चयन किया जाता है, कहाँ पर, छोटा होता है गुणात्मक, बड़ा होता है मात्रात्मक। बस मौखिक डेटा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गुणात्मक शोध में एकत्र किया जाता है, इसके विपरीत जो है मात्रात्मक अनुसंधान में औसत दर्ज का डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे गुणात्मक में मौखिक डेटा होगा, यहाँ पर औसत दर्ज पर यहाँ पर रिकॉर्डेड होगा। गुणात्मक अनुसंधान में जांच एक प्रक्रिया उन्मुख है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान मामले में नहीं है। गुणात्मक अनुसंधान विश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला तत्व शब्द, चित्र वगैरह होता है। मात्रात्मक एक संख्या डेटा होता है, मैंने सर बढ़ाया भी बताया भी है। गुणात्मक में चल रही प्रक्रियाओं में विचार और खोज के जो है उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन मात्रात्मक में विरोध करने का उद्देश्य चर के बीच में कारण और प्रभाव के संबंधों को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, इस पर टिक मार लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंत में गुणात्मक अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले तरीके गहन साक्षात्कार, फोकस समूह आदि आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, फोकस समूह वगैरह के बारे में। इसके विपरीत मात्रात्मक अनुसंधान में संचालन के तरीके, संचलित साक्षात्कार और अवलोकन शामिल किया गया है। गुणात्मक अनुसंधान में समझ विकसित करता है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान में अंतिम पाठ्यक्रम की सिफारिश करता है। यहाँ पर आप देख सक लीजिए, गुणात्मक अनुसंधान की ये परिभाषा है, ये अर्थ है, और यहाँ पर समग्र है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी विशेषीकृत की बात कर रहा है, ये विशेषीकृत की बात कर रहा है। व्यक्तिपरक है ये, तो ये वस्तुपरक होगा। लक्ष्य को बोल सकते हो आप, वही बात है। खोजपूर्ण है तो निर्णात्मक है। ये अधिष्ठानपन या विनियोजन, ये बेसिकली विचार पर आधारित है। ये किस पर आधारित हो जाएगा, विचार पर आधारित हो जाएगा, है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। सैंपलिंग एकाग्रता पर है, ये बिना सोचे समझे पर है। डेटा ये मौखिक होगा, ये औसत दर्ज होगा। प्रक्रिया उन्मुख जांच होगी, परिणाम उन्मुख होगा। ये परिकल्पना ये जनरेट किया जाता है, मतलब निर्माण होता है, निर्मित होता है। मैंने साथ बताया भी था, परिकल्पना इसकी निर्मित की जाती है और ये परीक्षण की जाती है इसकी। शब्द, चित्र, वस्तु, संख्यात्मक डेटा। लक्ष्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, तरीके देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं। परिणाम मैंने बोला था प्रारंभिक की तरफ विकसित होता है, एक अंतिम, याद है, बोला था। चलो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तो ये चलो ठीक है। हाँ
तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कुछ है नहीं खास, है ना, इसमें कुछ अब और ये खास फोकस ग्रुप वगैरह है और ये सब है कौन सी? देखिए फोकस नहीं उतना नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो फोकस समूह आप पढ़ सकते हैं कि फोकस समूह होता क्या है। कोई जानता है फोकस समूह क्या होता है भाई? कोई भी व्यक्ति जरा मुझे बताएं, फोकस समूह किसी को भी नहीं पता भाई। फोकस ग्रुप, अरे भाई मैं बताता हूं सुनो। फोकस समूह एक प्रकार का इंटरव्यू ही है। क्या है? साक्षात्कार ही है। पहली बात याद करो, इसमें जनसांख्यिकीय रूपों में समान लोगों की एक छोटी संख्या शामिल की जाती है। आपने क्या किया, 100 में से तो ये 10 ग्रुप लोगों, डिस्कशन टाइप का होता है अभी क्या? आप सुन लीजिए एक बार मैम, 100 लोगों में से 10 लोगों को निकाला सैंपल के रूप में, ये सैंपल लोग हैं। तो यहाँ पर जो 10 लोग आए हैं, लेकिन याद रखिए जनसांख्यिकी शामिल रहेगी इस परिभाषा में, फोकस समूह में। यदि जनसांख्यिकी शामिल नहीं है तो फिर परिभाषा आप गलत बताओगे। एक कीवर्ड्स है फोकस समूह का, जनसांख्यिकी है, ये शामिल रहेगी। जब जनसांख्यिकी शामिल रहेगी तो इस रूप में समान लोगों की एक छोटी संख्या शामिल होती है। विशिष्ट शोधकर्ता यानी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान और लोगों के राजनीतिक विचारों के अध्ययन में फोकस समूह का ही उपयोग किया जाता है। बाजार शोध की बात करोगे तो भी इसी का प्रयोग होता है। राजनीति विचार की बात करोगे तो भी फोकस समूह की बात होता है। अभी आपने बोला ग्रुप डिस्कशन, बिल्कुल आप ग्रुप डिस्कशन को शामिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुमत नहीं होता, बहुमत विचार, नाम से ही पता था ग्रुप समूह के बारे में। लोगों के जहाँ पे बहुमत विचार की बात आती है वो उसकी बात होती है। तो ये बेसिकली फोकस समूह जो था पहली बार 1940 के दशक में एक विद्वान था रेडियो सोप, क्या नाम था उसका, रेडियो सोप ओपेरा, 1940 में फोकस समूह को दिया था। ठीक है, फोकस समूह को दिया था। ठीक है, ये था फोकस समूह। और कुछ पूछ लीजिए इसमें। फोकस समूह उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, परंतु आप इतना जाने रहिएगा बस। ठीक है, जनसांख्यिकियों में से जो भी चीज़ें आती हैं उसमें डिस्कशन होता है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ, हम 5-6 लोग हैं, अगर फेस टू फेस होते, अगर एक टेबल पर बैठे होते, तो अभी किसी कोई समस्या है अगर, है ना, उसमें अगर हम चर्चा पर चर्चा करते हो, क्या कर लेता, फोकस समूह कर लेता। और फोकस समूह का मतलब थोड़ी है कि आप इस लाइन में इस तरीके से बैठे हो, ये फोकस समूह नहीं होता है। फोकस समूह हमेशा ग्रुप में होता है, और इसी तरीके से होता है ग्रुप में। आप इधर फेस टू फेस करके बैठे हुए हैं, ये फोकस समूह का पार्ट होगा। कभी भी जब आप करना फोकस समूह वगैरह तो ऐसे ही करना, ऐसे ही सजेस्ट भी करना लोगों को, है ना। ये सर्कल में ही होता है ना, कभी रेखीय लाइन में नहीं होता है। गोलमेज सम्मेलन, जी मैम, ये गोलमेज सम्मेलन की तरह लगता हाँ ये गोल मेज सम्मेलन की तरह ही आप कह लीजिए। ठीक है, ऐसे में चलो बहुत बढ़िया है। तो ये था आपका थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसमें कुछ और ख़ास है नहीं, है ना। बाकी अब इसके बारे में नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कल आप लोगों का यूनिट नंबर 6 पे चलता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यूनिट नंबर 2 कल की क्लास रहेगी, और क्लास यूनिट नंबर 6 की भी कल क्लास रहेगी। ठीक है ना। है। ठीक है सर। सर इसके क्वेश्चन करवाइए सर। क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि 6 करवा देता हूँ। जिस टाइप के आते हैं वो क्वेश्चन वो आप उठाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सर प्रश्न, पहले क्वेश्चन करा दीजिए ना सर, इसी यूनिट जैसे कंप्लीट हुआ है ना, तो पहले क्वेश्चन चलो करा अच्छा दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है क्वेश्चन के डेट से थोड़ा पढ़ भी लेते ठीक है साहब, ठीक है ठीक है, कल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, खुश, हाँ सर, हाँ सर। चलो। सर ये यूनिट बहुत टफ लगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी अब आपको मैं बताता हूँ, सोच देखो यूनिट